कल तक हमने चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर 1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, बहुत सारे बेसिक मैंने आपको आईपीसी से जुड़े हुए उसमें फैक्ट्स बताए थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट थे। अभी हम आ रहे हैं चैप्टर 2 पे। देखिए, कल जब मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था आईपीसी का, तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। तो हम आ गए हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 इज जनरल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, इसमें सेक्शन 6 से लेके 52A तक सब कवर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले समझ लो कि चैप्टर है किस बारे में, है ना। ये चैप्टर है क्यों, क्या है इस चैप्टर में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट एन इलेबोरेट इंटरप्रिटेशन क्लॉज। यानी कि आपको पता होगा कि अपन कोई भी एक्ट जब पढ़ते हैं तो उस एक्ट में किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, उस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें दी है, जहां जहां पे कोई वर्ड यूज होगा तो किस सेंस में यूज होगा, वो सारी चीजें, वो सारे इंटरप्रिटेशन इस चैप्टर के अंदर दिए। ऑल द लीडिंग टर्म्स आर डिफाइंड इन दिस चैप्टर एंड दे आर एक्सप्लेन्ड ऑल्सो विद देयर मीनिंग। सारे लीडिंग टर्म्स जो इस एक्ट में यूज होने वाले वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए उनके मीनिंग के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चैप्टर का पर्पस है। टोटल 6 से लेके 52A तक के सेक्शन इसके अंदर हैं। अब अपन एक एक करके सारे सेक्शन पढ़ेंगे। अपना टारगेट रहेगा कि अपन इसको आज कंप्लीट कर दें। ठीक है, समझना आराम से एकदम, मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसके अंदर नहीं है। कुछ एक दो सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बस ऐसे ही जनरली, बट पढ़ने के पर्पज से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 6 आप लोग डायरेक्ट साथ में रख के बैठना, फिर से बोल रहा हूँ। अब सेक्शन 6 है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शन का क्या मतलब, पहले ये समझ लो कि ये सेक्शन बोलना क्या चाहता है। ये सेक्शन बोलना चाहता है, आप बैरेक में देखिएगा, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter called general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। देखिए यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये कि आप इस इंडियन पीनल कोड में, आप इस इंडियन पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी पीनल प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए होते हैं जिसको हम इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। आप जितने भी इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, आप उन सारे पीनल प्रोविजन में, सारे ऑफेंसेस में, सारे इलस्ट्रेशंस में ये याद रखेंगे कि वो सारे के सारे जनरल एक्सेप्शन को मानेंगे। यानी कि हर एक सेक्शन में अलग से जनरल एक्सेप्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा। अब आप ये समझ लो पहले तो कि जनरल एक्सेप्शन है क्या। जनरल एक्सेप्शन हमारे आईपीसी के चैप्टर 4 में आएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो कि आपने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस कर दिया, बट अगर वो ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, 7 साल से छोटा बच्चा अगर किसी को मार देता है, मारना इन द सेंस कि जैसे मान लो कि अब किसी के साथ माराकुटी कर दी, उसने पत्थर फेंक के मार दिया उसको। अब चूंकि यही काम अगर मैं करता, जो कि बड़ा हूं, 7 साल से बड़ा हूं, अगर मैं किसी को पत्थर से मारता तो वो जाके मेरी कंप्लेन कर सकता था। बट सेम चीज अगर एक 7 साल से छोटी एज का बच्चा करेगा तो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो ये ऑफेंस इसलिए नहीं है बिकॉज इट फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर 4 में वो फॉल करता है, जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है कि 7 साल से छोटा बच्चा अगर कुछ करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है।
ठीक है, तो ये हो गया जनरल एक्सेप्शन, ये चैप्टर 4। अच्छा, और भी बहुत सारे जनरल एक्सेप्शन है जो अपन चैप्टर 4 में समझेंगे, अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरल एक्सेप्शन दैट इज चैप्टर 4 इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो जनरल एक्सेप्शन आएगा चैप्टर 4 के अंदर वो पूरे आईपीसी में अप्लाई होगा, यानी कि वो पूरे पीनल कोड पे एप्लीकेबल होता है। और इसीलिए हर एक पीनल प्रोविजन में उसको स्पेसिफिकली अलग अलग नहीं बताया जाएगा, यानी आप खुद इस चीज को पता लगाएंगे हर पीनल प्रोविजन पढ़ के कि कहीं उसमें जनरल एक्सेप्शन तो नहीं है ना। ये चीज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस की भी डेफिनेशन आएगी अभी इसके अंदर। अब हम जब ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर वापस से ये लोग नहीं बताने वाले हैं कि 7 साल से छोटा बच्चा जो करता है वो ऑफेंस नहीं कहलाता। वहां पे सिर्फ ये लोग ऑफेंस को ऑफेंस लिखेंगे, हमें खुद ये समझना पड़ेगा कि अच्छा 7 साल से छोटा बच्चा जो करता है वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। ठीक है, अब एक सवाल मन में ये भी उठता होगा आपके कि ये क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं उसको बार बार। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। फॉर द सेक ऑफ ब्रिविटी ऑफ एक्सप्रेशन दीज आर नॉट रिपीटेड इन एवरी सेक्शन, यानी कि बार बार सेम चीज रिपीट ना हो, इसलिए उन्होंने यहां सेक्शन 6 में इसको लिख दिया है कि भाई साहब जितने भी ऑफेंस पढ़ोगे, जितने भी पीनल प्रोविजन पढ़ोगे, सब में जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज यहां पे है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है जनरल एक्सेप्शन का, वो हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर होता है। यानी जो इंसान ये कहता है कि यार मैंने जो किया है वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि मैं तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता हूं, उस इंसान को ये प्रूफ करना पड़ता है कि क्या वाकई वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि सेक्शन 6 में लिखा है कि जनरल एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रूफ नहीं करना पड़े। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में अगर आपका आता है कोई भी ऑफेंस, आपने जो एक्ट किया है, अगर आप चाहते हो कि आप जनरल एक्सेप्शन क्लेम करो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा जो एक्ट है वो तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, वो आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, ये सेक्शन 6 था, इसमें और कुछ नहीं है। बस बेसिक सी चीज आपको सेक्शन 6 में क्या याद रखना है कि जितने भी पीनल प्रोविजन दिए हैं उन सारे पीनल प्रोविजन में जनरल एक्सेप्शन एप्लीकेबल रहेंगे, जहां जहां पे भी हो पाएंगे रहेंगे, अलग से वो लोग लिख लिख के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस। सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, यानी कि जो इनका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है वो एक बार इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये सेंस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो ये सेक्शन में लिखा है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। यानी हमारे इंडियन पिनल कोड में अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज एक्सप्लेन की गई है ना, सपोज करो कि अभी एक आप एक काम करो, अपने बेयर एक्ट में देखो सेक्शन 8, देखो इसके अगला वाला सेक्शन, उसमें जेंडर लिखा है। उन्होंने जेंडर को एक्सप्लेन कर दिया कि जेंडर का मतलब क्या होता है। देखो उन्होंने क्या लिखा है कि जो प्रोनाउन ही होता है और जो उसके डेरिवेटिव होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। ये उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब पूरे आईपीसी में अगर कहीं पे भी जेंडर आएगा तो उस जेंडर का मतलब यही जेंडर रहेगा जो सेक्शन 8 में एक्सप्लेन किया है। यानी हर एक चीज को हर एक सेक्शन में बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ये इसका मतलब है कि अ सेंस ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच वंस एक्सप्लेन्ड विल रिमेन थ्रू आउट द एक्ट। एक बार जो चीज जहां पे एक्सप्लेन कर दी है वो चीज पूरे एक्ट में हर जगह पे सेम तरीके से कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये जो सेक्शन 7 है ना, मैं आपको इसकी एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि सेक्शन 7 ऐसा सेक्शन आपको किसी और एक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे जो मॉडर्न एक्ट है, मॉडर्न एक्ट का मतलब क्या होता है, देखो 1860 में बना था, 1860 में, बहुत पहले की बात है। अब उसके बाद तो बहुत सारे एक्ट बन गए, तो मॉडर्न एक्ट में ऐसे सेक्शन नहीं होते। वहां पे लिख दिया जाता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज इंडिकेट, मतलब कि अगर मान लो उन्होंने जेंडर को एक्सप्लेन करा है किसी सेक्शन में और फिर किसी दूसरे सेक्शन में जेंडर वर्ड यूज हो रहा है, सपोज करो कि कोई सा एक्ट है जिसमें जेंडर को एक बार एक्सप्लेन कर दिया लेकिन फिर किसी दूसरे सेक्शन में भी जेंडर का यूज हो रहा है, तो वो लोग वहां पे क्या करते हैं, वो लोग वहां पे लिख देते हैं कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर,
जेंडर वर्ड हैज द सेम मीनिंग एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। वो ऐसा लिख देते। ये मॉडर्न एक्ट में होता है आजकल, जो जो बाद में आए हैं 1860 के बाद। जैसे अपना सीआरपीसी देख लो, सीआरपीसी में भी अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज इंडिकेट वर्ड बहुत बार देखोगे। तो एक चीज याद रखना, जब भी किसी एक्ट में आपको अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज इंडिकेट वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना कि आईपीसी में इस पर्टिकुलर फ्रेज को हटाने के लिए सेक्शन 7 डाल दिया है। उन्होंने सेक्शन 7 में ही पूरे एक्ट की पूर्ति कर दी कि एक बार जो एक्सप्लेन कर दिया वो पूरे एक्ट में सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोग अपने बेरेट के सेक्शन 21 के सब सेक्शन 12 के क्लॉज ए पे जाइए और फटाफट से मुझे बताइए वहां पे क्या लिखा है। सेक्शन 21 सब सेक्शन 12 क्लॉज ए। कोई पहुंचा वहां तक अभी? सेक्शन 21 सब सेक्शन 12 क्लॉज ए। यस सर। व्हाट इज देयर, क्या है वहां पे? एवरी पर्सन नहीं, ए इन द बस सर्विस एक्सप्रेशन और बता दो, बस एक्सप्रेशन बता दो वहां पे क्या लिखा है। सर कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है वहां पे किसी चीज की? यस सर, मतलब डिफाइन किया हुआ है कि कैटेगरी ऑफ द पर्संस, है ना, कि वो जो लोग गवर्नमेंट में ड्यूटी करते हैं, गवर्नमेंट के पे में काम करते हैं, है ना, गवर्नमेंट। अब यही सेम चीज आप जाइए सेक्शन 17 पे। आप सेक्शन 17 में जाइए फटाफट से और सेक्शन 17 में देखिए कि वहां क्या लिखा है। अब वहां पे लिखा है गवर्नमेंट, है ना, और उस गवर्नमेंट में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब कि सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया गया और सेक्शन 21 ए में गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, गवर्नमेंट की जो ड्यूटी करते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप एक चीज देखो कि जो सेक्शन 21 है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 17 में लिखा है कि गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। अब हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे? हम इससे ये कंक्लूड करेंगे कि जो सेक्शन 21 है ना, उस 21 में भी गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि एक बार जो चीज एक्सप्लेन कर दी गई है वही चीज किसी भी दूसरी जगह पे उसी सेम सेंस में यूज की जाएगी। यानी सेक्शन 17 में गवर्नमेंट को एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, उसी सेंस में वो सेक्शन 21 में यूज की जाएगी। ठीक है, इतनी सी चीज समझाना थी बस। चलिए खत्म, सेक्शन 7 ओवर। अभी हम आते हैं सेक्शन 8 पे। अब ये वाला सेक्शन फटाफट फटाफट कवर करेंगे, राइट। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 8 बोलता है जेंडर। जेंडर का मतलब, अब देखो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, राजस्थान में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। जेंडर, हमारा सीआरपीसी सिर्फ और सिर्फ ही वर्ड यूज करता है। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ही तो हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, और ही के जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि हिज, हिम, ये सारे के सारे हम लड़कों के लिए यूज करते हैं। लेकिन आईपीसी में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। वहां पे ही और उसके डेरिवेटिव को मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। इतनी सी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ही वर्ड और उसके डेरिवेटिव मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आइए सेक्शन 9 पे। अब सेक्शन 9 जो है वो बेरेट से पढ़ना पड़ेगा। उसमें नंबर वर्ड को डिफाइन करा है कि नंबर का मतलब क्या होता है। देखो नंबर में इनने क्या लिखा है, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट contrary appear from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। बिल्कुल भी काम की डेफिनेशन नहीं, सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सिंगुलर नंबर है, आप अगर कहीं पर सिंगुलर नंबर को देखो आप उसके अंदर प्लूरल नंबर को भी इंक्लूड करेंगे, और अगर कहीं पे प्लूरल नंबर को देखो तो उसके अंदर आप सिंगुलर नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, नंबर नंबर होता है। सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड है आईपीसी में, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। इसके अलावा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आप इसको छोड़ दो। सेक्शन 10 पे आ जाओ। सेक्शन 10 में मैन और वुमेन को एक्सप्लेन किया है। अब इनने क्या बोला है, यहां पे इन्होंने थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया है कि मैन जो है वो मेल ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है, और एज चाहे उसकी कुछ भी हो। यानी कि हम यहाँ पे एज का बंधन नहीं देख रहे हैं, एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो मेल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दैट्स ऑल। और फीमेल जो है उसमें एक फीमेल ह्यूमन बीइंग आती है, यहाँ पे भी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज चाहे कुछ भी हो।
ठीक है, तो ये समझना कि मैन का मतलब मेल ह्यूमन बीइंग, फीमेल का मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग, एज से कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आईपीसी में एक सेक्शन 354 होता है। आईपीसी में सेक्शन 354 होता है। अगर आपको बेरेक पलटा के देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। यहाँ पे वुमन वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 354 ए में, है ना, यानी किसी वुमन की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना। ठीक है, यानी कि उसकी जो मॉडेस्टी जिसको कहा जाता है उसके डिसरिस्पेक्ट करने के पर्पस से उस पर अटैक करना, इसको सेक्शन 354 बोलते हैं। तो इसमें एक 7 साल और हाफ मंथ, यानी कि 7.5 साल मान लो, 7.5 साल की एक फीमेल चाइल्ड थी। अगर हम इसको चाइल्ड और वुमन के पर्पस से देखेंगे तो ये चाइल्ड कहलाएगा, है ना, 7.5 साल की है, बहुत छोटी है। बट उसके साथ किसी ने उसकी मॉडेस्टी को छेड़ने की कोशिश की है, यानी कि सेक्शन 354 अप्लाई हुआ, और सेक्शन 354 में वुमन वर्ड यूज होता है ना। तो ये जो फीमेल चाइल्ड है 7.5 साल की, इसको भी यहाँ पे वुमन कंसिडर किया गया, इसको यहाँ पे वुमन कंसिडर किया गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन 10। क्योंकि सेक्शन 10 क्या बोलता है कि फीमेल का मतलब होता है एक फीमेल ह्यूमन बीइंग, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एज कितनी है। तो 7.5 साल की भी अगर एज है बट वो फीमेल है, मतलब वो वुमन है, और वुमन है तो सेक्शन 354 अप्लाई होगा। और ये जो डिसीजन था ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, AIR 1967, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए, सेक्शन 10 में बस इतना ही। अभी आते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन नोट नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना। अभी आप आओ सेक्शन 11। सेक्शन 11 डिफाइन करता है पर्सन को। पर्सन, अब ये पर्सन वर्ड मैंने आपको याद है कल बताया था, एवरी पर्सन, जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने इसका भी जिक्र किया था कि पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन तो आते ही आते जो हम होते हैं, है ना, देखो हम जो होते हैं ना वो नेचुरल पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो कंपनी वगैरह होती है ना, कंपनी हुआ, एसोसिएशन हुआ, ये सारी चीजें जो होती है ये सब भी पर्सन कहलाती है। लेकिन एक ऐसी पर्सन है लीगल पर्सन, या मैं कहूं जूरिस्टिक पर्सन, यानी कि लॉ की नजर में ये पर्सन है, हमारी नजर में तो नहीं, कि जान नहीं उनके अंदर। तो पर्सन के अंदर कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन ये भी इंक्लूडेड रहेगी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे नहीं। अब आप सोचो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, तो जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है उनको पता है इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिनने नहीं पढ़ा उनको बता दूं, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस। यानी कंपनी को जब रजिस्टर किया जाता है, यानी कि कानून की नजरों में उस कंपनी की एक रेपुटेशन बनानी जाती है कि हाँ भैया ये कंपनी है और ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। खैर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा आईपीसी में, क्योंकि कंपनी चाहे इनकॉर्पोरेट हुई हो चाहे नहीं हुई हो, वो पर्सन कहलाएगी। ये हमारा पर्पस है सेक्शन 11 का, ठीक है। चलिए, सेक्शन 11 में बस इतना ही। अभी आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 डिफाइन पब्लिक। पब्लिक के अंदर, पब्लिक किसी भी तरह की हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसको पब्लिक के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो पब्लिक वर्ड है वो एक बहुत ही वाइड वर्ड है, इसमें कुछ भी आ सकता है। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले 50-60 लोग, उनको भी पब्लिक बोला जाएगा, है ना। फिर आप आइए सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 18 तक, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि इसको बेरेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। बेरेक्ट खोल लीजिए, बेरेक्ट में 14 नंबर पे क्या दिया है, देखो 13 भी था बीच में, क्वीन करके, वो रिपील हो चुका था, है ना, 1950 में ही वो रिपील हो गया था, तो उसको तो अभी हमको देखना नहीं है। अभी आप आओ सेक्शन 14 पे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑफिसर, कोई भी सर्वेंट जिसको गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की अथॉरिटी वाले किसी ऑफिस ने उसे अपॉइंट किया था, उसे एम्प्लॉय किया था, है ना। यानी हर वो इंसान जो गवर्नमेंट की सर्विस में काम करता है, उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसे हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 15 पे आ जाओ, ब्रिटिश इंडिया का उसमें
वर्ड यूज किया है। अब चूंकि ये जो एक्ट था आईपीसी 1860 में बना था, जब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपने आप को डिफाइन करने के लिए भी डेफिनेशन डाल दी थी। हम बाद में जब इंडिपेंडेंट हो गए 1950 में, तो हमने वो डेफिनेशन हटा दी, बोले अब तुम्हारी क्या जरूरत है, तो ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन आउट। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? वो इसलिए हटा दिया क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उस टाइम पे 1935 में। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग कुछ और था, बट जब हमने खुद की अपनी गवर्नमेंट बनाई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग कुछ और था। तो हमने इस वाले मीनिंग को हटा दिया, आईपीसी में इसकी जरूरत नहीं है। हमने इसकी जगह पे सेक्शन 17 डाल दिया यहाँ पे। अब सेक्शन 17 क्या बोलता है? सेक्शन 17 बोलता है गवर्नमेंट। सेक्शन 17 गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। कुछ देर पहले मैंने आपको सेक्शन 17 पढ़ने का कहा था। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। इससे ज्यादा और कुछ डिफाइन नहीं किया। फिर आप आ जाओ सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 डिफाइन करता है इंडिया। अब अभी तक, थोड़े दिन पहले तक, 2019 तक तो यहाँ पे लिखा था कि इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को उसमें इंक्लूड किया ही नहीं था। बट अभी इस इंडिया में सब कुछ आता है, क्योंकि आईपीसी हर जगह अप्लाई होता है अब तो इसलिए सब कुछ इसके अंदर आ गया। फिर आप आ जाओ सेक्शन 19 पे। अब सेक्शन 19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि इसमें जज को डिफाइन किया गया है कि जज का मतलब क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें लिखा है कि द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person। देखो, जब भी कभी हम जज वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे मन में जो इमेज बनती है ना, वो एक जज की बनती है ना। कौन से जज की? वो जो कोर्ट में बैठे होते हैं, कि हम कोर्ट में गए तो देखा वहां पे कुर्सी पे एक जज बैठे हुए, तो हमारे मन में क्या इमेज बनी कि अरे ये जज होता है। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है। जो पर्सन जज बन के बैठा है, जिसे जज की डेजिग्नेशन मिली है, वो तो जज है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जज हैं। जैसे कि एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल, क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट। यानी हर वो इंसान जिसे पावर मिली हुई है कि वो किसी भी सिविल या क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग में एक जजमेंट सुना पाए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर जजमेंट सुनाने वाला इंसान जज हो, या हर जजमेंट सुनाने वाला इंसान एक डेजिग्नेटेड जज हो। ऐसा नहीं है। अगर लॉ ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर जज को अपॉइंट किया है कि भैया इस केस में तुम फैसला सुनाओगे, तो अगर लॉ ने उन्हें एम्पावर किया है किसी लीगल प्रोसीडिंग में एक डेफिनेटिव जजमेंट सुनाने के लिए, तो उस इंसान को भी अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 19 जज कंसीडर किया जाएगा, चाहे भले ही वो जज की डेजिग्नेशन का हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज समझना कि जज के अंदर वो इंसान जो जज है आ गया, और वो इंसान जिसे लॉ ने ये पावर दी है कि वो किसी भी सिविल या क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग में एक डेफिनेटिव जजमेंट सुना सकता है। अब डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा जजमेंट जो कि फाइनल हो, है ना। डेफिनेटिव जजमेंट मतलब कि एक जजमेंट जो किसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करता हो, फाइनल हो, है ना। या फिर कोई ऐसा जजमेंट सुनाए जिसकी अगर अपील नहीं की जाए तो वो फाइनल कहलाएगा, डेफिनेटिव कहलाएगा। तो देखो, दो लोग तो ये आ गए। और तीसरा, ऑल्सो पर्सन हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। देखो, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई कमिटी बिठाती है जिसमें गवर्नमेंट 4 से 5 रिटायर्ड जजेस को बिठा देती है कि यार आप लोग इस मैटर को देखो और इस मैटर में जो भी फैसला सुना सको वो सुना दो। तो वो जो 4 या 5 रिटायर्ड जज है, अब चूंकि वो जज नहीं है, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो नाउ दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज जज, बट उन्हें लॉ ने ये पावर दिया है ना। लॉ ने ही तो कमेटी बना के उनको बिठाया है कि आप लोग इस मैटर को सुने, इस मैटर पे फैसला सुनाए। तो वो जो 4 या 5 लोग सारे बैठे हैं, वो चारों पांचों इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में एक जज कहलाएंगे। आप इसको समझ लीजिएगा। तो जज की डेफिनेशन में 3 चीजें कौन सी आ गई?
एक तो वो पर्सन जो एज अ डेजिग्नेटेड जज है, दूसरा हर वो पर्सन जिसको लॉ ने एम्पावर किया है किसी लीगल प्रोसीडिंग में फैसला सुनाने के लिए जिसमें वो एक डेफिनेटिव जजमेंट सुना सके, और तीसरा हर वो इंसान जिन्हें लॉ ने एम्पावर किया है फैसला सुनाने के लिए। ठीक है, राइट, बस इतना सा। अब इसके अंदर देखो कुछ इलस्ट्रेशन दिए, तो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं। एक कलेक्टर जो कि एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859 में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसे जज कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देखोगे तो एक्ट नंबर 10 लिखा है सिर्फ। अब एक्ट नंबर 10 है क्या? वो है बंगाल रेंट एक्ट। आप लोग अपने बेरेट में चाहो तो लिख लेना, वो बंगाल रेंट एक्ट था जो कि 1859 का एक्ट नंबर 10 था। उसमें कलेक्टर को भी कुछ जुरिस्डिक्शन दिया हुआ था। तो ये कहा जाता है कि अगर बंगाल रेंट एक्ट के अंदर कलेक्टर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है तो आईपीसी के सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग उसे हम एक जज कंसीडर करते हैं। राइट, यहां पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखो इलस्ट्रेशन में जो चीज दी है उससे एक चीज समझ लो कि ये चीज स्पेसिफिकली एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859 के लिए है और किसी के लिए नहीं है। यानी कलेक्टर अगर किसी दूसरे एक्ट में अपने फंक्शन डिस्चार्ज करेगा तो हम उसको जज नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, कलेक्टर वाइल डिस्चार्जिंग फंक्शन अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट इज नॉट अ जज। अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टर कुछ करता है तो वो जज नहीं कहलाएगा। और ये चीज एक केस लॉ में आई थी, सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल, AIR 2009। इस चीज को आप लोग याद रख लो, ठीक है। यानी कलेक्टर को हम जज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में मानेंगे, और वो केस क्या है? एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859। ठीक है, चलो ये भी हो गया। देखो और भी कुछ एक दो इलस्ट्रेशन वहां पे दिए कि एक मजिस्ट्रेट को भी जज माना जाता है। पंचायत का जो मेंबर होता है ना, मद्रास कोर्ट में अगर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है तो वो भी जज कहलाएगा। खैर ये वाले क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी वो थी कलेक्टर, जो हमने कवर कर ली। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक मजिस्ट्रेट, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि जो मर्डर का केस होता है वो एक सेशन ट्रायल केस होता है। यानी कि जो छोटे मजिस्ट्रेट है वो उसको ट्राई नहीं कर सकते। वो वाला केस सिर्फ और सिर्फ एक बड़े कोर्ट में ट्राई होगा जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं, है ना। तो अब एक चीज समझो कि सीआरपीसी में प्रोविजन होता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी का मर्डर हुआ, तो मर्डर जब हुआ है तो जो भी कंप्लेन वगैरह हुई है, FIR वगैरह हुई है, चार्जशीट वगैरह फाइल होगी सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, तो फाइलिंग वाइलिंग जितना कुछ भी है वो सब लोअर मजिस्ट्रेट के वहां पे काम चलता रहता है। लेकिन एक टाइम आता है जब लोअर मजिस्ट्रेट को वो केस कमिट करके सेशन कोर्ट के पास भेजना पड़ता है या फिर किसी दूसरी कोर्ट के पास भेजना पड़ता है, क्योंकि वो खुद उसको ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वाला मजिस्ट्रेट जो किसी केस में सिर्फ और सिर्फ कमिटल वाली पावर यूज कर सकता है, ऐसा मजिस्ट्रेट जो किसी केस में सिर्फ और सिर्फ कमिट करने वाली पावर यूज कर सकता है, यानी कि उस केस को ट्रांसफर करके किसी दूसरी कोर्ट में भेजने की पावर कर सकता है यूज, वो मजिस्ट्रेट जज नहीं कहलाएगा उस केस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास कोई केस आया और आप में से भी कोई एक इंसान मजिस्ट्रेट है। अब मेरे पास जो केस आया उसको मैं नहीं चला सकता, मुझे उस केस को आपके पास भेजना पड़ेगा। तो वो केस जब तक मेरे पास रहेगा मैं उस केस के लिए जज नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसको ट्राई करने की पावर नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसको कमिट करके आपके पास भेजने की पावर है। ठीक है, तो मैं वहां पे जज नहीं कहलाऊंगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर D इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इतना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है इसे हम बेरेट से पढ़ें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट? नो नो नो, ये सेक्शन 20 नहीं है, ये सेक्शन 21 है। 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। ये सेक्शन 21 है, पहले सेक्शन 20 देख लेते हैं। सेक्शन 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्वेश्चन एक दो बार किसी एग्जाम में बने हैं तो उसको थोड़ा सा देख लो। कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज who is empowered by law to act judicially alone
or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. देखो यहाँ पे ना इन्होंने लिखा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कोई भी ऐसा जज जो जुडिशियली फंक्शन कर सकता है. अब देखो जज ना दो टाइप के होते हैं. एक जज होता है जो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक जज होता है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करता है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों को एग्जीक्यूट करना. और जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? लोगों को जस्टिस दिलाना. तो कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड यूज हो रहा है, तो एक चीज तो यहां दिमाग में फिट कर लो कि जस्टिस वर्ड यूज हुआ है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल फंक्शन की बात चलेगी. ठीक है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है वो जज जो जुडिशियली फंक्शन कर सकता है, या फिर वो बॉडी ऑफ जजेस, एक से ज्यादा जजेस भी हो सकते हैं, जो सारे के सारे जुडिशियली फंक्शन कर सकते हैं. ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन थी, नथिंग मोर देन दैट. अब आ जाओ सेक्शन 21 पे, पब्लिक सर्वेंट पे. ये वाली डेफिनेशन बहुत बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देखो इसके अंदर टोटल 12 तो इसके अंदर आपको क्लॉज मिल जाएंगे, जिन 12 क्लॉजेस में ये एक्सप्लेन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है या पब्लिक सर्वेंट कौन होता है. और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से. तो देखो इसकी जरूरत क्या है पहले वो समझा. इन्होंने पब्लिक सर्वेंट को अलग से क्यों रखा है? मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि व्हाई दे आर डिफाइंड इंडिविजुअली. क्या इनमें और कॉमन मैन में कुछ फर्क होता है? आईपीसी तो सब पे अप्लाई होता है, तो इनको अलग से क्यों एक्सप्लेन किया है? तो उसका एक रीजन, देयर इज अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, दैट इज पब्लिक सर्वेंट. एक लाइन जहां पे बनाई गई है एक आम आदमी के बीच में, यानी कि एक नॉर्मल कम्युनिटी के बीच में, और एक पब्लिक सर्वेंट के बीच में. ऐसा लाइन क्यों बनाई है उसका भी कारण. ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट किए जा सकते हैं, हमारे द्वारा नहीं किए जा सकते. और ऐसे बहुत सारे प्रिविलेजेस भी है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को मिले हैं, हमें नहीं मिले, है ना. यानी कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, और बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐसे हैं जो पब्लिक सर्वेंट को मिलते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त. और इसीलिए कौन इंसान पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा और कौन नहीं करेगा, ये बताया जाना बहुत जरूरी था. एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट सेक्शन 21 डिफाइन पब्लिक सर्वेंट. अब आप एक एक करके इस पब्लिक सर्वेंट को पढ़िएगा. देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्लॉज था उसको तो ओमिट कर लिया गया. सेकंड नंबर पे आओ तो उसमें क्या लिखा है? मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स. इसमें इसके अंदर जो भी कमीशन्ड ऑफिसर होता है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. अब एक चीज समझना, कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब क्या होता है. देखिए आर्मी में अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है, अलग अलग तरीके के अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें. तो कमीशन्ड ऑफिसर भी एक तरह का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि परमानेंट होते हैं, वहां के वहीं से रिटायर होते हैं. वो एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. उसके बाद हर एक जज जो एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, थर्ड वाले में लिखा है ये. एडजुडिकेटरी फंक्शन का मतलब होता है कि एडजुडिकेशन देता है, यानी कि किसी केस को डिसाइड करने की पावर रखता है. और ये पावर उसे किसने दी है? एक लॉ ने दी. ही इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट. आप फोर्थ नंबर का क्लॉज देखेंगे, और कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर एक ऑफिसर, जिसके अंदर लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर इंक्लूडेड है, इनकी ड्यूटी है कि ये किसी पर्टिकुलर मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे ऑथेंटिकेट करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को रखते हैं, किसी प्रॉपर्टी की चार्ज अपने पास रखते हैं, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हैं, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, शपथ दिलवाते हैं जजेस को, ओथ दिलवाते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को इंटरप्रेट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. और हर एक इंसान जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये करने की पावर दी है, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. फिफ्थ नंबर पे आप देखोगे जूरी मैन, एसेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट ऑफ जस्टिस की मदद करने के लिए आपको पता होगा पहले जूरी सिस्टम चलता था, अभी तो आजकल तो चलता नहीं.
वो जूरी सिस्टम रुस्तम मूवी में देखा होगा आपने, उसमें जितने भी जूरी मैन बैठते हैं वो सारे भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। पंचायत का अगर कोई मेंबर है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करता है, कोर्ट की मदद करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। उसके बाद आर्बिट्रेटर, जिसको किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपॉइंट किया है। जैसे कि कोई मैटर कोर्ट के पास जाता है, अब कोर्ट के पास मैटर गया है तो कोर्ट ने उस मैटर को आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया, या कोर्ट ने उस पर्टिकुलर मैटर के लिए किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया कि भाई ये वाला मैटर ये वाला आर्बिट्रेटर देखेगा, ये इसमें डिसीजन देगा, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हर वो इंसान जिसे लॉ ने परमिशन दी कि वो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकते। कन्फाइनमेंट में रखने का मतलब होता है जैसे जेल में रखना, कन्फाइनमेंट में रखना। अब जेल में अगर कोई आपको रखता है तो वो कौन है? जेल अथॉरिटी। जेल अथॉरिटी को ये अथॉरिटी किसने दी कि वो आपको जेल में रखे? गवर्नमेंट ने, लॉ ने। तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। गवर्नमेंट का हर एक ऑफिसर जिसकी ड्यूटी होती है कि वो ऑफेंस को होने से रोके, या ऑफेंस हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो जाके पुलिस को दे, या पब्लिक हेल्थ को वो सेफली रखे, या पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखे, या कन्वीनियंस का ध्यान रखे, ऐसा हर एक इंसान पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हर एक ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है, सर्वे करता है, असेसमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हाँ समझना इस चीज को, वो सारे भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। हर एक ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो टैक्स वगैरह का ध्यान रखता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। हर एक पर्सन जो कि इलेक्ट्रल रोल, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूं यहाँ पे, हर एक पर्सन जो इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रल रोल जो होता है उसको प्रिपेयर करता है, पब्लिश करवाता है, मेंटेन करवाता है, उसको रिवाइज करवाता है टाइम टू टाइम इलेक्शन के टाइम पे, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और आखिरी चीज है, हर वो इंसान जो गवर्नमेंट की जॉब करता है, जिसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है, और हर वो इंसान जो किसी लोकल अथॉरिटी में काम करता है, लेकिन वो जो लोकल अथॉरिटी है वो किसी गवर्नमेंट कंपनी ने एस्टेब्लिश की है। ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। देखो बड़ा बोरिंग लगा होगा आपको ये सुन सुन के, बट इन हर एक डेफिनेशन में एक चीज कॉमन आपको सुनाई दी होगी मेरे मुंह से, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, है ना। चलो अब मैं आपको ना एक टेस्ट बताता हूं कि कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट होगा कि नहीं, इसका कैसे पता लगाया जाए। मतलब ये टेस्ट मैं बता रहा हूं, लेकिन ये टेस्ट एक केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिस केस का नाम था G.A. मॉन्टेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर AIR 1957। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट बताया था कि कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट थे या नहीं, उसको कैसे पता लगाया जाएगा। तो उसके लिए दो सवालों का जवाब ढूंढा जाता है। पहला, क्या वो गवर्नमेंट की सर्विस में काम करता है जिसके लिए गवर्नमेंट उसको पे करती है, और दूसरा, क्या उसे कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का बोला गया है। यानी एक तो गवर्नमेंट में सर्विस करना चाहिए, गवर्नमेंट उसको पे करेगी, और दूसरा कि गवर्नमेंट ने उसको ये कहा है कि तुम इस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करो। पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है हर एक ड्यूटी, हर एक काम जो जनता के लिए किया जाता है ना। तो ये दो टेस्ट वहां पे अप्लाई किए जाते हैं, और अगर ये दोनों टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं मतलब वो पर्सन एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप इसको समझ लीजिए। दूसरी चीज, यहां पे पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी एग्जॉस्टिव नहीं है। देखो दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है एग्जॉस्टिव और एक होता है नॉट एग्जॉस्टिव। किसी भी लॉ में ये प्रोविजन होते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो चीज हमने आपको डिफाइन करी है, जो चीज हमने आपको डिफाइन करी है, उस डेफिनेशन के तहत जितनी भी और भी चीजें होंगी अड़ोस पड़ोस की, वो सब भी इसके अंदर आ जाएगी, है ना। ऐसा मतलब कि आईपीसी में अगर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन कर दिया है तो इसका मतलब किसी दूसरे एक्ट में अगर पब्लिक सर्वेंट है तो वो भी आईपीसी के अंदर वाला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे आईपीसी की जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब कि आईपीसी में जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी जगह ठीक है, बट किसी दूसरे स्टेट्यूट में भी पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग कुछ और हो सकता है। यानी आप कोई दूसरा एक्ट उठा लो, कोई सा भी एक्ट उठा लो आप, सीआरपीसी, सीपीसी, कोई सा भी,
हो सकता है उसके अंदर भी पब्लिक सर्वेंट को अलग से डिस्क्राइब किया गया हो, तो उसके अंदर अगर पब्लिक सर्वेंट को डिस्क्राइब किया तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, आईपीसी से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, रिजॉइन कर लो फटाफट से, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड, फटाफट से रिजॉइन कर लो। हाँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है।